नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे कारो टेक्निकल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो क्वेश्चन आते हैं, सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये है कि कुछ कम कुछ ज़्यादा। तो फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा, अब हम आज से पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जब सेकेंड लॉ स्टार्ट करते हैं तो यहाँ तो स्टेटमेंट आते हैं, दो स्टेटमेंट आते हैं, केल्विन प्लांक और क्लासियस से। तो ये स्टेटमेंट पढ़ने से पहले हम लोग कुछ टर्म यूज करेंगे जो इसमें बहुत यूज होते हैं। एक तो ये है कि परपेचुअल मोशन मशीन, ठीक है। शॉर्ट में इसको हम लोग कहते हैं PMM, परपेचुअल मोशन मशीन। परपेचुअल का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, मतलब लगातार, ठीक है। मोशन मशीन, लगातार गति करने वाली मशीन। तो अब देखिए इसकी डिफिनीशन क्या है, किसकी डिफिनीशन हम लोग पढ़ रहे हैं, PMM की, ठीक है। एनी मशीन which violates मतलब उल्लंघन करे, which violates any law, मतलब ऐसी कोई भी मशीन जो किसी नियम का उल्लंघन करे, उसे परपेचुअल मोशन मशीन कहते हैं। एनी मशीन विच वायलेट्स एनी लॉ नोन एज PMM, परपेचुअल मोशन मशीन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि PMM फर्स्ट काइंड क्या है। देखिए, ये क्वेश्चन आएंगे ऐसे आएंगे, PMM फर्स्ट काइंड मतलब when a machine violates first law of thermodynamics, जब कोई मशीन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का उल्लंघन करे तो वह कहलाती है PMM फर्स्ट काइंड। व्हेन ए मशीन वायलेट्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नोन एज PMM फर्स्ट काइंड, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी प्रकार दूसरी डिफिनीशन है PMM सेकेंड काइंड। दूसरे प्रकार का क्या PMM सेकेंड है, when a machine violates second law of thermodynamics, when a machine violates second law of thermodynamics is known as PMM second kind, ठीक है। तो ये दो डिफिनीशन हम लोगों ने पढ़ा। अब मान लीजिए, अब देखिए ये हम लोग कहाँ आएंगे, अभी देखते हैं, एक एक करके देखेंगे। PMM फर्स्ट काइंड कहाँ आता है, PMM सेकंड काइंड कहाँ आता है, ठीक है। तो ये तो हमने डिफिनीशन पढ़ ली है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट लॉ के बाद सेकंड लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कुछ चीज़ें फर्स्ट लॉ में नहीं पता चल पाती थी, इसलिए सेकंड लॉ की ज़रूरत पड़ी। तो हेडिंग डालिए, लिमिटेशंस या वीकनेस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए शॉर्ट में लिख दिया हमने, वीकनेस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, FLOT। मतलब कह सकते हैं कि फर्स्ट लॉ की कमियां क्या क्या रह गई। पहला पॉइंट,
फर्स्ट लॉ में ये नहीं पता चलता कि हीट किधर ट्रांसफ़र होगा। इट डज नॉट टेल्स, मतलब इस ये नहीं बताता, इट डज नॉट टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर या हीट फ्लो। मतलब फर्स्ट क्लास ये नहीं पता चलता कि हीट किधर फ्लो करेगा, हीट किधर ट्रांसफ़र होगी। ठीक है। अच्छा, अगर ऐसे नॉर्मली बात किया जाए तो हीट कैसे किधर से किधर ट्रांसफ़र करता हो? हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर रीजन। ठीक है। लेकिन क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है? इसका रिवर्स, जैसे ये तो ठीक है कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो होता है। लेकिन क्या ये बता, फर्स्ट टाइम हमको ये पता चला था क्या कि लोअर से भी हीट ट्रांसफ़र की तरफ हो सकता है। एक यहाँ पर लिख लें, या लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर रीजन। मतलब कहने का ये है कि अपने आप तो ट्रांसफ़र अगर होना है हीट ट्रांसफ़र का तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हो जाएगा, लेकिन लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ अगर हीट ट्रांसफ़र हो रहा है तो इसकी जानकारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में नहीं मिल पाती। जबकि सेकंड लॉ में ऐसा होता है कि लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हम लोग हीट ट्रांसफ़र होता है। देखते हैं, जैसे एक कमरे में आप देख रहे हैं कि एसी चल रहा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट रहा। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये है, हाउ मच वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट। मतलब कितना अमाउंट ऑफ वर्क कन्वर्ट हो रहा है किसमें? हीट में। फर्स्ट लॉ में ये पता नहीं चलता। ठीक है, जबकि हम लोग जानते हैं वर्क इज हाई ग्रेड एनर्जी, वर्क इज हाई ग्रेड एनर्जी एंड हीट इज लो ग्रेड एनर्जी। ठीक है, the complete conversion of low grade energy into high grade energy is not possible। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट लॉ में हमको ये नहीं पता चलता है कि ये नहीं बताता फर्स्ट लॉ कि क्या है कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। ठीक है, देखिए ये कोई ज़रूरत नहीं, हमने तो यहाँ पर ये लिख दिया कि वर्क हमारा क्या है, हाई ग्रेड एनर्जी है और हीट हमारा लो ग्रेड एनर्जी है। तो लो से हाइट में कंप्लीट कन्वर्जन नहीं पॉसिबल है। जबकि फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट जो हमारा
वर्क है, अगर हम काम कर रहे हैं, हम किसी सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, सिस्टम के द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो उसके द्वारा पूरा का पूरा या कितना अमाउंट आप हम लोग वर्क जो है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं हीट में, ये फर्स्ट लॉ से नहीं पता चलता, जबकि सेकंड लॉ में हम ये सब चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो ये रहा लिमिटेशन, इम्पोर्टेंट लिमिटेशन हो गए। अब यहाँ पर एक नया सेंटेंस आता है, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। थर्मल एनर्जी रिजर्वायर, शॉर्ट में इसको हम लोग कहेंगे TER। ठीक है, सोर्स, जिस रिजर्वायर कुछ भी हो सकता है, सोर्स और सिंक दोनों हो सकते हैं। थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। अब देखिए, रिजर्वायर हमने कहा कि मान लीजिए ये एक रिजर्वायर है। ठीक है, ठीक। अब इसके अंदर से मान लीजिए हमने कहा हीट निकाला गया Q1, Q2, Q3, और निकाल दीजिए Q4, चाहे जितना निकाल दीजिए, Q5, या इसमें सप्लाई कर दिया जाए Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। कहने का मतलब ये है कि इस रिजर्वायर से चाहे जितना अमाउंट ऑफ हीट निकाल लिया जाए और चाहे जितना हीट इसमें सप्लाई कर दिया जाए, लेकिन रिजर्वायर के ताप में कोई परिवर्तन न हो। तो ऐसे रिजर्वायर को TER, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब ये, चाहे किसी भी एक ऐसा सोर्स, ऐसा स्पेस मान लीजिए, चाहे जितना उसमें हीट सप्लाई कर दिया जाए, चाहे जितने हीट वहाँ से निकाल ली जाए, लेकिन उसके तापमान के ऊपर कोई प्रभाव अगर न पड़े तो वो कहा जाएगा थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। अब ये जो हमारा TER जो होता है, देखिए TER ये दो प्रकार का होता है। एक होता है सोर्स और दूसरा होता है हमारा सिंक। दूसरा होता है सिंक। ठीक है, सोर्स और सिंक। अब सोर्स, जाहिर सी बात है, मान लीजिए हमने कहा कि आपके कमाने का स्रोत, सोर्स क्या है, कहाँ से आपका पैसा आ रहा है, मतलब सोर्स मतलब जहाँ से कोई चीज़ ली जाए, या कोई चीज़ मान लीजिए हम सोर्स हैं, तो हम कोई चीज़ दे रहे हैं वो। ठीक है, तो सोर्स मतलब, बात समझ में आई नहीं आई? जैसे हमने कहा कि ये सोर्स है, तो ये कह दिया जाए कि यहाँ से चाहे जितनी हीट ये दे सकता है, और सिंक मतलब एब्जॉर्ब कर सकता है। सोर्स दे सकता है, सिंक एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ से इसकी डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? तो सोर्स क्या हो गया कि ऐसा वह रिजर्वायर है यहाँ से चाहे जितनी ऊष्मा निकाली जाए, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज टू बी रिजेक्टेड फ्रॉम दिस, इसके बावजूद भी इसके तापमान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, उसे कहा जाएगा सोर्स। तो यहाँ ऐसे लिख लेते हैं, इट सप्लाई इनफाइनाइट amount of energy without any टेम्परेचर चेंज। ठीक है, मतलब यहाँ से चाहे जितना हीट एनर्जी या एनर्जी निकाल लिया जाए, इसके तापमान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसको कहेंगे सोर्स। सिंक किसे कहेंगे? इट एब्जॉर्ब, अब ये एब्जॉर्ब करेगा, इट एब्जॉर्ब्स इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ
एनर्जी विदाउट एनी टेम्परेचर चेंज। ठीक है, ये हमने दो चीज़ देख लिया, सोर्स और सिंक। ठीक, अब अगर बनाना हो तो देखिए, हमने कहा ये सोर्स है, यहाँ से चाहे जितना हीट निकाल लिया जाए, कितना हीट निकाल लिया जाए, Q बराबर इनफाइनाइट, लेकिन इसका टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और वो कितना रहेगा, TH। और ये क्या है भाई, ये हमने कहा ये है सिंक। ठीक है, ये सिंक है, तो इसमें चाहे जितनी ऊष्मा सप्लाई कर दिया जाए, कितना सप्लाई कर दिया जाए, इनफाइनाइट, क्या, Q, लेकिन इसका तापमान क्या होगा, TL से डिनोट करेंगे। TL, T हायर मतलब देने वाला, T लोअर मतलब लेने वाला। तो सिंक ले रहा है इसलिए लोअर टेम्परेचर, और सोर्स देता है हीट इसलिए हायर टेम्परेचर को हमने TH कर दिया। ठीक है, तो ये रहा आपका, हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लिया। ठीक, तो अब इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा जो स्टेटमेंट है सेकंड लॉ का। दो स्टेटमेंट है, केल्विन प्लैंक और क्लासियस स्टेटमेंट। ठीक है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लंबा लेक्चर हो जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ से हमारे कई कंसेप्ट निकल के आते हैं। तो ठीक है, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे कल। थैंक यू।